हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण एवं परासरण दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, बट उसके पहले हम इन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को समझेंगे। तो हमारे पास एक टॉपिक होगा झिल्ली, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर परासरण और उसके प्रकार, और विसरण जिसे इंग्लिश में डिफ्यूज़न कहते हैं, परासरण दाब जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और फिर परासरण दाब का जैविक महत्व। तो आइए इस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं झिल्ली या मेम्ब्रेन क्या होती है। झिल्ली या मेम्ब्रेन को समझने से ये होगा कि हम परासरण की अवधारणा को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं झिल्ली या मेम्ब्रेन क्या होती है। झिल्ली जिसे जनरली हम एक ऐसा पदार्थ या ऐसा पात्र कहते हैं जिसके द्वारा हम दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, जिसे छान सकते हैं। तो हम झिल्ली की बात करें या मेम्ब्रेन की बात करें तो झिल्लियाँ तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। नंबर 1, पहली होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली। दूसरी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। और तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम में प्रायः SPM लिखा हुआ आता है। आइए, पारगम्य झिल्ली क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने जल लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक। अब हमने इसमें कोई पदार्थ घोल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, विलेय। और हमें क्या प्राप्त हो गया, विलयन। विलयन प्राप्त हो गया। तो हमें विलायक और विलेय को अलग करना है, इसके लिए हम झिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों कण पार हो जाते हैं, अर्थात दोनों को सेपरेट हम नहीं कर पाते, तो ऐसी झिल्ली जिससे विलेय और विलायक दोनों के कण पार हो जाते हैं, उसको कहते हैं पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं, विलेय के कण पार नहीं हो पाते, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और इनका आकार छोटा होता है। इसीलिए विलायक के कण झिल्ली को पार कर पाते हैं, विलेय के कण पार नहीं कर पाते। ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और फिर होती है पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे विलेय, मतलब जिसमें विलेय और विलायक के दोनों कण, यानी विलेय के कण भी और विलायक कण दोनों ही उसको पार नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। तो इस तरह से तीन प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। आइए, झिल्लियों के बाद अभी हमने इस चीज़ को समझ लिया कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि परासरण की क्रिया क्या होती है। तो परासरण की क्रिया को समझने के लिए अब हमें दो धारणा को समझना पड़ेगा, एक विलेय और एक विलायक। हम सभी जानते हैं, हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसे केवल विलायक के कण पार कर सकते हैं, विलेय के कण इसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है और विलायक के कणों का आकार छोटा। तो हमने इस तरफ विलयन को भर दिया, यहाँ पर विलयन भरा हुआ है, और इस तरफ हमने विलायक भर दिया। चलिए, तो यहाँ पर है विलयन और यहाँ पर है विलायक। अब देखिए, हम जानते हैं कि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है। जैसे हमने इस तरफ विलयन और इस तरफ विलायक रखा और यहाँ रख दिया हमने SPM, जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हमने दो प्रकार की चीज़ों को अलग कर दिया। तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके धीरे धीरे इस तरफ आने लगते हैं। ध्यान रखिएगा कि इधर की सांद्रता कम है, इधर की सांद्रता अधिक है। तो विलायक के कण
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके आने लगते हैं और तब तक आते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता लगभग समान ना हो जाए। इस तरह से विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर गमन करना यह कहलाता है परासरण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। अब परासरण की बात करें तो परासरण को हम एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक थिसिल फनल है, उस थिसिल फनल में हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बांध देते हैं। आइए तो हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हमने एक थिसिल फनल लिया और इस थिसिल फनल के मुख पर हमने यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को बांध दिया और हमने एक पात्र लिया है। इस पात्र में हमने कोई विलायक ले लिया, जैसे कि जल। अब हमने यहाँ पर विलायक ले लिया है जिसे कि हम जल कहते हैं, और हमने यहाँ पर कोई विलयन जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन यहाँ पर हमने ले लिया। चलिए, तो यहाँ पर विलयन है KMnO4 का, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो हमने KMnO4 का विलयन ले लिया, KMnO4 का विलयन। तो KMnO4 का विलयन है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर KMnO4 है और प्लस कौन है, H2O है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। अब देखिए, अंदर विलेय कौन है, KMnO4, विलायक कौन है, H2O, और बाहर कौन है, विलायक। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनी हुई है। अब जल के कण धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाने लगेंगे। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जा रहे हैं इस SPM अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, और इस घटना को हम क्या कहेंगे, परासरण। तो परासरण की क्रिया या परासरण की क्रिया को हमने समझा। अब हम परासरण के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। तो परासरण दो तरह का होता है, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। आइए जरा हम परासरण के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक अंडा लिया। आप सभी जानते हैं कि अंडा जो होता है उसके ऊपर एक मोटी परत होती है जिसे हम कैल्शियम की परत कहते हैं। तो हमने अंडा लिया, अब अंडे के ऊपर एक मोटी सी परत होती है। हमने इस अंडे को HCl के विलयन में डुबो दिया। हमने यहाँ पर ले लिया HCl का विलयन। तो अंडे के ऊपर की जो परत रहती है, मोटी सी परत, वो कैल्शियम की परत मान के चलिए कि ये परत अंडे के ऊपर लगी हुई है, और इस मोटी सी परत के कारण अंडा कठोर है। हमने जैसे ही HCl में इस अंडे को डाला तो ये ऊपर की परत धीरे धीरे घुल करके निकल जाती है, और इस तरह से HCl में डुबाने के कारण या अम्ल में डुबाने के कारण अंडे के ऊपर की परत निकल गई। अब अंडे के अंदर हमें एक झिल्ली नजर आती है जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरह से हमने दो अंडे लिए और दोनों के ऊपर की परत को निकाल दिया। निकालने के बाद हमने इस तरह से अंडा लिया। ये हमारे पास अंडा है जिसके ऊपर की परत हम निकाल चुके हैं और इसके ऊपर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अंडे के अंदर एक द्रव पदार्थ पाया जाता है। अब हमने इस अंडे को जल में डुबो दिया। जैसे हमने अंडे को जल में डुबो दिया, चलिए हमने जल बना दिया। ये हमने जल बना दिया। हमने अंडे को जल के अंदर डुबो दिया। तो चलिए, ये है विलायक अर्थात H2O, और अंदर क्या है, विलयन। अंदर है विलयन। अब आप गौर करेंगे, अंदर की विलयन की सांद्रता अधिक है और बाहर विलायक की सांद्रता कम है। तो जल के कण इस अंडे के ऊपर चढ़ी हुई इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके धीरे धीरे अंडे के अंदर जाने लगते हैं। जब वो अंडे के अंदर जाने लगते हैं तो अंडे का आकार बढ़ने लगता है, अर्थात अंडा फूलने लगता है। इस तरह से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अंदर की ओर जाना, ये कहलाता है अंतः परासरण। तो हम इसको कहेंगे अंतः परासरण। अब आइए हम इस तरफ चलते हैं। अब हम समझेंगे बाह्य परासरण क्या होता है।
तो देखिए बेटा, हमने अंडा लिया और उसके ऊपर का कवर निकाल दिया और अब ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। हमने इस अंडे को नमक के गाढ़े विलयन में डुबा दिया। हमने ये नमक का गाढ़ा विलयन ले लिया। ये नमक का गाढ़ा अर्थात सांद्र विलयन है। ये है नमक का सांद्र विलयन। अब खास बात यह है कि बाहर वाले विलयन की सांद्रता अधिक है और अंदर वाले विलयन की सांद्रता कम है। तो अब क्या होगा कि अंदर के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर धीरे धीरे इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर आने लगेंगे। और इस तरह से जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर आने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं बाह्य परासरण। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप परासरण को समझ पाए होंगे, अंतः परासरण को समझ पाए होंगे और बाह्य परासरण को समझ पाए होंगे। आइए अब हम देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब नामक अवधारणा को हम समझने जा रहे हैं, गौर करेंगे। तो परासरण दाब होता क्या है, हम एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में हमने एक थिसिल फनल ली है और थिसिल फनल में हमने यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी है। इस थिसिल फनल में हम एक विलयन ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था KMnO4 का विलयन। ये KMnO4 का विलयन है अर्थात इसमें कौन कौन है, KMnO4 प्लस H2O, ये दोनों इसके अंदर हैं। तो थिसिल फनल के अंदर हमने एक विलयन ले लिया है, ये हमने विलयन ले लिया। अब हमने इस थिसिल फनल को जल में डुबो दिया। ये देखिएगा हमने इसको जल में डुबो दिया है इस तरह से। और अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो जल है ये है विलायक, विलायक है अर्थात H2O। अंदर है KMnO4 का विलयन, अंदर का विलयन गाढ़ा है और बाहर का पतला है। तो सीधी सी बात है कि जल के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके धीरे धीरे इस विलयन में जाने लगेंगे, जिससे इस थिसिल फनल का जो स्तर रहेगा वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर। जो कि पहले नीचे था अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। इस तरह से विलायक के कण विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाने लगते हैं। थोड़ी देर तक ये क्रिया चलती रहेगी, फिर जो अंदर जो कण पहुंच चुके हैं, अंदर उपस्थित कण, वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के इस छिद्र के पास आकर के खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे और अंदर आने वाले जल के कणों को अंदर आने से रोकेंगे। देखिए पहले जल के कण अंदर जा रहे थे और अंदर चले गए। जब अंदर पर्याप्त मात्रा में चले गए तो अब अंदर पहुंचने वाले जल के कण अब आने वाले जल के कणों को अंदर आने से रोक रहे हैं। उनको रोकने के लिए वो जो दाब लगा रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं, उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या हुआ, परासरण दाब वह दाब है जो विलायक के कण और विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अंदर आने से रोकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन में जब ट्रेन खाली रहती है तो सब लोग जाकर ट्रेन में बैठते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ट्रेन अंदर पूरी भर जाती है, सारी सीट पैक हो गई, अंदर खड़े होने की जगह भर गई, यहाँ तक कि लोग दरवाजे में खड़े हैं। अब यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर आना चाहता है तो दरवाजे पर खड़े हुए व्यक्ति उन बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकते हैं। यद्यपि वो धक्का नहीं मारते पर रास्ते में खड़े हो जाते हैं और नए व्यक्ति को ट्रेन के अंदर घुसने से रोकते हैं, डिब्बे में घुसने से रोकते हैं। तो ये जो अंदर पहले चले गए थे अब आने वाले दूसरे व्यक्तियों को अंदर आने से रोक रहे हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो वो एक प्रकार का बल लगा रहे हैं ताकि वो लोग अंदर ना आ सके। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ही परासरण दाब है।
गए। तो पराशरण दाब में क्या हो रहा है, पानी के कण अंदर जाते गए और जब अंदर चले गए तो अंदर पहुंचने वाले कण और आने वाले कणों को अंदर घुसने से अब क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों के पास आकर के इनको आने से रोकते हैं, और रोकने के लिए वो जो बल लगाते हैं उसी बल को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप परासरण दाब को समझ पाए होंगे। तो परासरण की क्रिया का हमारे जीवन में महत्व क्या है, आखिर हम इस क्रिया को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, परासरण की क्रिया हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परासरण के द्वारा हमारी दुनिया में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आइए जरा इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों को जब पानी दिया जाता है तो पेड़ पौधों को कोई भी व्यक्ति जब पानी देता है तो पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पानी को पीते हैं। तो हम कल्पना करते हैं, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, चलिए ये एक पेड़ है और ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी जड़ें हैं जो अंदर तक फैली हुई हैं। अब देखिएगा, अंदर द्रव पदार्थ भरा हुआ है, अंदर जो द्रव पदार्थ भरा जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब जब हम पानी देते हैं तो पानी जमीन में चला जाता है और ये जमीन में पानी मौजूद है। ये जो जमीन में पानी मौजूद है इसको हम कहेंगे विलायक, इसे हम कहेंगे विलायक। और अंदर जो द्रव है वो कैसा है, गाढ़ा। तो अंदर का द्रव गाढ़ा है तो पानी के कण धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा कि पौधों की जो जड़ें रहती हैं उनके ऊपर चढ़ी हुई जो परत होती है ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है और धीरे धीरे जल के कण इस झिल्ली को पार करके अंदर जाने लगते हैं। और जैसे वो जड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके पौधों की जड़ों के अंदर जा रहे हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, परासरण की क्रिया। इस तरह से परासरण की क्रिया के द्वारा पौधे जमीन से जल को अवशोषित करते हैं और फिर वही जल जड़ों के द्वारा पौधे के तने और पत्तियों तक पहुंचता है और पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं।